हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। हम लोग आज अध्याय 4 और भाग 4 पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो आप देख लीजिए कि आज हम लोग किस तरीके से पीडीएफ को प्रिपेयर किए हैं। तो बहुत ही कंसाइज वे में, जैसा कि हमेशा करते हैं, तरीके से पीडीएफ आपके लिए तैयार किया हूँ फ्लो चार्ट के रूप में। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय 4 या पार्ट 4। ठीक है, अब इसके पहले उम्मीद करता हूं कि आप कंटिन्यूटी के साथ मेरे साथ पॉलिटी पढ़ रहे हैं। और ठीक इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 7 में पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, ठीक है, भाग 3 फंडामेंटल राइट जो अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़े हैं। ठीक है, उसी के आगे भाग 4 अध्याय 4 भाग 4 जो अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक है, इसी के बारे में एक एक आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या मूल बातें हैं, क्या यूनिक पॉइंट हैं, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 4 अध्याय 4 और भाग 4, इसमें हेडिंग क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, माने 2 सब पार्ट इसमें मेनली पढ़ने होंगे। तो यहाँ नीति निर्देशक लिखा है, नीति निर्देशक तत्व है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी है। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में पढ़ेंगे। तो पहले पार्ट में हम आप क्या पढ़ रहे होंगे? पहले में पढ़ रहे होंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसकी पृष्ठभूमि पढ़ लीजिए। इसकी पृष्ठभूमि में देखिए 4 पॉइंट मैंने सेपरेट करके बहुत अच्छे से लिखा है। आप देखो, अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और अगर कहा जाए प्रावधान, तो प्रावधान यह आयरलैंड से लिया गया है, जबकि पीछे लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसकी प्रकृति कैसी है बताइए? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है बताइए? ठीक है, तो इसकी प्रकृति सकारात्मक है। कैसी है? सकारात्मक। अच्छा, सकारात्मक का क्या मतलब होगा? सकारात्मक, नकारात्मक फंडामेंटल राइट में मैं पढ़ा चुका हूँ। जब भी नकारात्मक की बात होती है तो राज्यों के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है, एक प्रतिबंध होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जबकि जब भी सकारात्मक हो तो राज्य को ये कहा जाता है, एक तरीके से निर्देश दिया जाएगा 36 से 51 बीच में कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए या आप यथासंभव करेंगे। तो इसी को कहते हैं सकारात्मक। जो राज्य नहीं कर सकते वो नकारात्मक है, जो जैसे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट। जबकि यहाँ पर क्या है? सकारात्मक, माने आप ऐसा काम करिए, आपको करना चाहिए राज्य के हित के लिए। अच्छा, राज्य जब अब बोल रहे हैं तो आपको दिमाग में आ रहा होगा अनुच्छेद 12 के तहत, ठीक है, क्या कहता है? अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 दोनों ही राज्य शब्द की विशेषता बतलाते हैं, जिसमें हम लोगों ने बात किया था सरकारी हो जाती हैं केंद्र के स्तर पर सरकार, संसद अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य स्तर पे सरकारी और विधानमंडल, और प्राधिकारी हो जाते हैं, अन्य प्राधिकारी आते हैं। हम लोगों ने कहा था स्थानीय प्राधिकारी और प्राधिकारी। प्राधिकारी का मतलब सरकारी अधिकारी, कर्मचारी भी आते हैं जिनके पास क्या है? विधि के अनुसार जो है कुछ आदेश जारी करने और इसे उसके अनुसार गवर्न करने की पावर मिलती है। ठीक है, तो देखिए आगे इसमें पृष्ठभूमि में और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी प्रकृति अप्रवर्तनीय या गैर वाद्य योग्य है। अप्रवर्तनीय माने इसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, माने कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। इसका मतलब ये है, जैसे फंडामेंटल राइट को क्या है, अगर किसी ने आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया तो आप कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट उसे उसके अगेंस्ट आपको सुनवाई करके लागू करवाएगा, क्योंकि वो क्या है? नकारात्मक है। राज्य ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ सकारात्मक है। ठीक है, इसी का मतलब ये है कि राज्य की जिम्मेदारी तो है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन यदि नहीं करते हैं तो आप कोर्ट में जा कर के ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कि ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे लिए सरकार ये काम करना 36 से 51 बीच में लिखा है लेकिन नहीं कर रही। ओके,
उद्देश्य देख लीजिए, ये याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट के द्वारा वाद योग्य नहीं है, माने इसे लागू नहीं कराया जा सकता, यही इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य देख लीजिए, आखिर में डीपीएसपी क्यों, ठीक है। तो डीपीएसपी का उद्देश्य ये है कि कल्याणकारी राज्य, भारत में एक कल्याणकारी राज्य माने सर्वोदय, सभी का हित हो जिसमें, ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मूल उद्देश्य है। यही इंपॉर्टेंट है, आप ये रट लो, ये आता ही आता है पेपर में, ठीक। अगला क्या है देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि आखिर में कल्याणकारी राज्य बनेगा कैसे, ये बात इसमें लिखी है कि अगर सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित कर दिया जाए डीपीएसपी के द्वारा, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम डीपीएसपी ही कहेंगे बार बार। तो सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित कर दिया जाए तो क्या होगा, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकेगी। अब मैं यहाँ पर पृष्ठभूमि थोड़ा सा बता देता हूँ, पृष्ठभूमि और भी ध्यान से सुनना। देखो हमारी प्रस्तावना में क्या लिखा है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। जब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं केवल और केवल क्या, सामाजिक आर्थिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय कहाँ गया। इसके पहले फंडामेंटल राइट में हमने कहा था कि फंडामेंटल राइट राजनीतिक प्रजातंत्र या राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित कराता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या सुनिश्चित कराते हैं, हमारे सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराते हैं। इसका मतलब इस पूरे भाग में हम क्या पढ़ रहे होंगे, किसके बारे में, कि राज्य को सामाजिक स्थिति में सुदृढ़ता लाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, क्या उसका कर्तव्य है, और आर्थिक रूप से समाज में क्या बदलाव करना चाहिए, यह दो बातें इसमें पढ़ेंगे। अब समझ गए होंगे तो अब गलत होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अब एक एक करके आर्टिकल रट लेते हैं। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 क्या कहता है, राज्य शब्द की परिभाषा, जो अनुच्छेद 12 में फंडामेंटल राइट में है। अब वो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कहा था वहाँ मैं बार बार नहीं करूँगा। अनुच्छेद 37 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर कहे इधर सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेपर के लिहाज से कौन सा है तो ये है अनुच्छेद 37। आर्टिकल 37 क्या कहता है कि यह वाद योग्य नहीं है या कोर्ट के द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि राज्य की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है 36 से 51 के बीच में उल्लिखित है कि वह हमारे सामाजिक आर्थिक उत्थान की बात करेगा, लेकिन वह नहीं ऐसा कर रहा है तो कोर्ट इसे लागू नहीं करा सकता, राज्य को दंडित नहीं कर सकता। अगला देखिएगा अनुच्छेद 38। देखो आर्टिकल जो 38 है वो दो पार्ट में है, 38(1) और 38(2). इसमें 31A क्या कहता है, सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र द्वारा राज्य का एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये रट लो भैया कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो होते हैं क्यों, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। किस आर्टिकल में कल्याणकारी बात कही गई है, तो आर्टिकल 38 का 1 में, ये इंपॉर्टेंट है। 38 का सेकंड क्लॉज क्या कहता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। क्या कहता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य। अच्छा, डीपीएसपी मतलब समझ रहे हैं ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व माने संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि अपनी नीतियों में राज्य क्या करेगा, इन बातों का ध्यान रखेगा, उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। इसका सिंपल मतलब कहा जाए कि 36 से 51 के बीच में राज्यों के कर्तव्य हैं, राज्यों के क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटी लिखा है कि क्या उन्हें करना चाहिए देश के नागरिकों के लिए या राष्ट्र के लिए। क्लियर हो गई बात, बस यही मूल है इसका। आगे देखिए आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या कहता है, राज्य को नीति निर्देशक तत्व के लिए निर्देश देता है कि अपनी पॉलिसी में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आर्टिकल 39 के कई पार्ट, सब पार्ट हैं, जैसे 39 का क या ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके नीचे वाला ये भी 39 का ए या क है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला पार्ट, ये रट लो। क्या है पहला देख लीजिए, तो स्त्री एवं पुरुषों को समान रूप से आजीविका प्रदान करने का प्रयास करेगा।
माने उनके आजीविका माने रोजगार की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, ऐसी नीतियों में अपनी इस बात का जगह देगा। 39 के क में लिखा है। और 39 का क या ए में एक बात और लिखी है, निःशुल्क एवं अनिवार्य विधिक सहायता। निःशुल्क एवं अनिवार्य विधिक सहायता, ठीक है। इसमें क्या है, अर्थात कोई भी व्यक्ति विधि के अनुसार अगर न्याय प्राप्त करने में अक्षम है, ठीक है, तो उसे सरकारी वकील तक की प्रावधान किया गया है, यह राज्य करता है, ठीक है, ताकि क्या है, नेचुरल जस्टिस मिल सके, किसी आम व्यक्ति को दोषी सिद्ध न ठहराया जा सके। कब इसे जोड़ा गया, आर्टिकल 39A, रट लो भैया, 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इतने प्रावधान अब तक आप पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे। इतने इस अमेंडमेंट में इतनी चीज़ें जोड़ी गई हैं संविधान में, इसलिए इस अमेंडमेंट को लघु संविधान भी कभी कभी कहा जाता है पेपर के लिहाज से। अगला देख लीजिएगा 39 का बी या ख, ठीक है। ये क्या कहता है, भौतिक जो संसाधन हैं उनका स्वामित्व एवं नियंत्रण क्या होना चाहिए, यथोचित संवितरण। देखो सिंपल ये लिखा है, सिंपल चीज़ सुनो आप। देखो जितने भारत के भौतिक संसाधन हैं, जैसे भौतिक संसाधन मतलब समझते हैं, जैसे ओशन है, ठीक है, लैंड है, ठीक है, या फिर माइंस हैं, ठीक है, या फॉरेस्ट हैं, इस तरीके के जो भौतिक संसाधन हैं, ठीक है, उनका ऐसा वितरण किया जाना सुनिश्चित करे राज्य कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, हित हो सके। इसीलिए तभी तो कल्याणकारी राज्य होगा। अगर समुद्र पे किसी एक कंपनी का ऑयल को मतलब एक्सट्रैक्ट करने के लिए केवल एक कंपनी का पूरे भारत में दे दिया जाए टेंडर, ठीक है, तो वो अच्छी बात नहीं है। मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, माने इस तरीके के भौतिक संसाधनों का संवितरण किया जाए, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, भारत के नागरिकों का हित हो सके, ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। यहाँ याद रखिएगा, यही है भौतिक संसाधनों का संवितरण जैसा यथोचित हो सके। अगला देख लीजिएगा, तो ख है, ये A to Z ऐसे ही रटना पड़ेगा इसको। 39 का ग या सी, ठीक है, इसे रट लो। इसमें क्या बात किया गया है, इसमें यह कहा गया है कि संपत्ति एवं संसाधनों का केंद्रीकरण से रोकना। माने राज्य की एक ड्यूटी है कि जो भी संपत्ति या उसके संसाधन हैं, ठीक है, उनका एक ही हाथ में माने कुछ ही लोगों में केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, इससे रोकना है। अभी आप देखेंगे रिपोर्ट आती रहती है साल भर में, ठीक है, उस रिपोर्ट में भारत की क्या है, लगभग देखेंगे आप 10% लोगों में देश की 90% जो है संपत्ति उनके पास होती है, और 1% लोगों के पास क्या है, देश की 10% से ज़्यादा संपत्ति है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, इससे ये पता चलता है कि राज्य का एक जो नैतिक कर्तव्य है, संपत्ति और संसाधनों का केंद्रीकरण न होने पाए, डाइवर्स होना चाहिए, वो क्या है, उतना अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं कर रही है, लेकिन अपनी नीतियों में यह काम राज्य करेगा, ठीक है। समझ लो, क्योंकि ये पेपर में आएगा तो आप समझ से कर लेंगे। देखो इसमें क्या है, सी को आप पिक कर लो, याद हो जाएगा। जैसे ग से आप कहते हैं, देहाती में कहते हैं, अगर हम लोग गांव की भाषा का यूज करें तो कहते हैं ना कि गोलिया जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसा ना होने पाए। और सी का मतलब क्या है, सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे अब अडानी और अंबानी की बात करें, अगर ऐसे ही बिजनेसमैन इमर्ज हो 10-12 पूरे देश को ऑक्युपाई कर लें, ये अच्छी बात नहीं। यही है संसाधनों का केंद्रीकरण, समझ गए ना आप। अगला देख लीजिए 39 का डी। 39 का डी एकदम रट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 39 का डी या घ ये कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, माने स्त्री हो या पुरुष, अगर वो समान सर्विस दे रहे हैं तो उनके लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, ठीक है। डी से कैसे याद कर लेंगे, डी से याद कर लेंगे कि दे देना चाहिए, उनको क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइवेट में लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है, ठीक है, जबकि सरकार अगर चाहे तो हर जगह हो सकता है। 39 का अंग या ई, ठीक है, ये क्या कहता है, स्त्री या पुरुष
जो श्रमिक स्त्री या पुरुष हैं या उनके स्वास्थ्य और उनके बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग होने से क्या कर दे, रोक दे। माने ये है कि जो श्रमिक हैं उनके बच्चे ऐसे नहीं, यतीम की तरह नहीं जीने चाहिए, उनको भी स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण इत्यादि की व्यवस्थाएं राज्य की करना क्या है, जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। समझ गए। देखो संविधान जो पॉलिटी है, संविधान है, उसमें शब्दों का बहुत खेला होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो स्त्री और पुरुष का ही केवल जिक्र है, ठीक है, लेकिन आज के अगर आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, परिवर्तनवादी हैं, समझते हैं इस बात को, तो यहाँ पर और क्या हो सकता है, अब LGBTQ के भी लोग हो सकते हैं, माने ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, क्योंकि वो स्त्री पुरुष में नहीं आते हैं, देन उनके भी अधिकारों की बात की जानी चाहिए, ठीक है। आगे चलिए 39 के च या F जो है उसमें क्या है, उसमें ये लिखा है कि बच्चों, युवकों के शोषण तथा उनके भौतिक या नैतिक परित्याग की रक्षा करेगा। इसका क्या मतलब है, बच्चों को या युवकों को, ठीक है, उनको अगर स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण अगर ये सब अच्छा नहीं देंगे, कुपोषित हो जाएंगे या उन शिक्षा नहीं होगी तो अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे समाज में, तो समाज उनको हीन भावना की तरफ देखता है या उनका तिरस्कार करने लगता है, जो राष्ट्र के लिए नहीं है, सही है, यह राज्य की जिम्मेदारी है। इसलिए इसमें लिखा है कि वो उनके शोषण और अनैतिक, ठीक है, भौतिक या नैतिक परित्याग की रक्षा करेगा, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कि पहले ऐसा होता था कि जैसे अगर कोई लड़का लड़की भाग करके शादी कर ले, ठीक है, तो उनका एक तरीके से नैतिक परित्याग या सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। बहरहाल अभी भी होता है, लेकिन ये क्या है, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि अगर वो बालिग हो गए हैं, अगर वो बालिग है, 18+ है, देन इस बात से क्या है, उनको खाप पंचायत या इस तरीके से कोई उनका तिरस्कार नहीं कर सकता है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो 39 में 39 क, ख, ग, घ और अंग और च, ठीक है, इतने हैं 6। अगला देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें गांधीवादी विचारधारा दिखती है, ये पेपर में आता है, रट लो, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं बोल देता हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गांधीयन विचारधारा, कौन सी, गांधीयन विचारधारा किसमें दिखती है, तो कौन सी आर्टिकल में दिखती है, तो गांधीयन विचारधारा किसमें दिखती है, आर्टिकल 14 में। क्यों, क्योंकि गांधी जी ग्रामीण स्तर पर, ठीक है, ग्राम के विकास की बहुत पुरजोर कोशिश करते थे, बढ़ावा देते थे, तो वो ग्राम पंचायतों का गठन गांधीयन विचारधारा से प्रेरित है। अनुच्छेद 40 में यह है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन का क्या करेगा, प्रयास करेगा, ठीक है। तो संविधान लागू होने के बाद से ही यह प्रावधान था, संविधान में ही था। तो क्या सरकारों ने क्या तुरंत ग्राम पंचायतों का प्रावधान कर दिया था क्या? अब आप दिमाग पे जोर डालिए, ठीक है, तो आपको लगेगा कि बलवंत राय समिति के कहने पर, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, लेकिन उन्हें संवैधानिक दर्जा तब भी नहीं दिया गया था, जिसे आगे चल करके क्या है, आगे चल करके पंचायती राज व्यवस्था को 73वें, ठीक है, 73वें और नगर पंचायत को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, और सहकारी समितियों को 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा प्रावधान किया गया। माने बहुत बाद में अमेंडमेंट के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो यही कह रहा है कि किस आर्टिकल में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई, तो अनुच्छेद 40 में। इसमें क्या है, वर्तमान में क्या क्या प्रावधान है, तो ग्राम पंचायतों का प्रावधान है, गठन किया गया है, और नगर पंचायतों का है, और सहकारी समितियों का है, जो हम भाग में पढ़ चुके हैं, भाग 9 का क और भाग 9 का ख, सहकारी समितियां आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, याद रखिएगा उसको। आगे देखिए, अनुच्छेद 41 क्या कहता है, रटते जाइएगा, योग्यता परक रोजगार, शिक्षा और बुढ़ापा, बेगारी अथवा बीमारी तथा असमर्थता की स्थिति में राज्य से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का, ठीक है,
आर्थिक सहायता प्राप्त करना, माने राज्य की यह जिम्मेदारी है कि जो जैसे योग्यता रखता है, ऐसा नहीं है कि आप पता चले जो है इंटर करके रखे हैं और आप योग्यता इंटर की रखे हैं और आप मांग करते हैं किसकी, मुझे आईएएस बना दो, सरकार मुझे आईएएस बनाए, मुझे आईएएस बनाना चाहिए, ठीक है। तो जो योग्यता है उसके अनुसार रोजगार शिक्षा दिए जाने का कर्तव्य है अनुच्छेद 41 में। साथ ही साथ अगर बुढ़ापा, बेगारी, ठीक है, बीमारी या कोई असमर्थता आती है, जैसे दिव्यांग है, असमर्थता का मतलब क्या है, आप दिव्यांग हैं तो आप वर्क नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक सहायता दिया जाना राज्य का नैतिक कर्तव्य है। आप समझते गए होंगे आप कि डीपीएसपी क्या है, नैतिक कर्तव्य है, किसका, फंडामेंटल ड्यूटी है राज्य की। अच्छा, क्या इसके तहत क्या सरकार आज तक में कोई काम की है क्या, आप सोच के बताओ। तो आप देखे होंगे कि जो है वृद्धा पेंशन योजना, कौन सी, वृद्धा पेंशन योजना हो गई, विधवा पेंशन योजना हो गई, ठीक है, विधवा पेंशन योजना हो गई, या दिव्यांग जन पेंशन योजना हो गई, ठीक है। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में याद होगा आपको, ठीक है, एक बार बेरोजगारी भत्ता दिया गया था, कौन सा, बेरोजगारी भत्ता दिया गया था, ठीक है, वो भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है। आप अपनी समझ डेवलप कर लो, क्योंकि पॉलिटी में क्या है, पॉलिटी में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो तरीके बदल के आते हैं। आपसे डायरेक्ट 41 में ये नहीं पूछेगा, बल्कि कह देगा कि जो, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता है वह किस आर्टिकल में आता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, या पेंशन किस में आती है। क्लियर हो गई बात, आगे चलिए। देखिए अनुच्छेद 42, ठीक है, आर्टिकल 42, ये क्या है, कार्यस्थल पर मनोचित दशा तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता सुनिश्चित करना। इसका क्या मतलब है, कार्यस्थल पर मनोचित दशा का क्या मतलब है, आप बताओ। जैसे किसी कार्यस्थल, मतलब कोई ऑफिस है, गवर्नमेंट का ऑफिस है, ठीक है, या कोई ऐसी पीएसयूज हैं, ठीक है, या कोई बहुत बड़े प्राइवेट सेक्टर के हैं, अगर वहाँ पर पता चला जो है गर्ल्स एक तो बहुत कम जॉब करती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगह पे एकदम कंफर्ट महसूस नहीं करता समाज, और अगर पता लगा उसमें जॉब करने की गर्ल्स आ रही है तो बॉस सहित जो है सारे कर्मचारी उसे देख करके गाना गा रहे, तुझे देखें मेरी आँखें इसमें क्या मेरी खता है। तो फिर क्या होगा, वो सामने वाला क्या है, अपने आप को एम्बेरेस फील करेगा, माने ये उसके कार्य करने वाले स्थल पर क्या है, कोई मनोचित, उसके मन के हिसाब से उचित दशा नहीं है जिसमें वो कंफर्ट फील करके क्या है काम कर सके। जैसे ये भी अच्छा मनोचित दशा नहीं है, जैसे वो काम करके निकला, अब पता लगा पूरी रात आप जो है क्या है व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो कि कल काम क्या करना है, ये तैयार करके आना। अरे भाई आप 4 बजे तक ही उससे करवाओ, बाद में ये सब नहीं करना चाहिए, समझ गए कि नहीं। ये सब का प्रावधान किया जाना राज्य की एक क्या है फंडामेंटल ड्यूटी है। साथ ही साथ क्या है, जैसे आप देखेंगे इसी में यह भी आता है प्रसूति, स्त्रियों की प्रसूति माने अगर प्रेगनेंसी है या, ठीक है, या बच्चे के जन्म दे चुकी हैं तो उनके लिए क्या है, उनके लिए राज्य की जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो विशेष प्रावधान करें, ठीक है, प्रावधान करें। तो अच्छा आप बताओ क्या ऐसा आज तक सरकार ने प्रावधान किया है क्या। तो आप सुने होंगे CCL, चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव क्या है, उसमें आपको CCL में बच्चे के केयर के लिए छुट्टी मिलती है। अच्छा क्या छुट्टी मिलती है तो उसका पैसा लगता है आपको, क्या उसका जो है सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है, उस दौरान मिलती है। प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में भी जो छुट्टी आप लेते हैं उस दौरान की, उसमें भी क्या है वेतन मिलता है आपको। अगर अन्य किसी कारण से अवकाश अगर प्राप्त करते हैं तो उसमें क्या है वेतन नहीं कटेगा। यहाँ तक कि अलग अलग राज्यों ने अनुच्छेद 42 के तहत क्या किया है, यह प्रावधान किया है कि जो महिलाएं हैं उस वर्किंग कंडीशन में हैं, अगर पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के दौरान उन्हें क्या है 2 दिन की 3 दिन की लीव्स दी जाएंगी प्रॉपर, बट उसके दिन की सैलरी नहीं कटेगी। समझ गए ना। तो ये कार्यस्थल पर मनोचित दशा और स्त्री को प्रसूति सहायता सुनिश्चित करना 42, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, ठीक है, प्रसूति माने 2 से 4 होने के लिए क्या है, माँ जन्म नहीं देगी तो 2 से 4
कैसे होंगे, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, अनुच्छेद 43 ये क्या कहता है, मजदूरों को जीविका हेतु यथोचित वेतन की व्यवस्था करें। क्या है कि जो मजदूर जिस तरीके का काम कर रहा है, राज्य की जिम्मेदारी है कि उसके काम के अनुसार उसके वेतन को क्या किया जाए, तय किया जाए या प्रदान किया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि लेबर लॉ लाया गया। सरकार क्या करती है, लेबर लॉ लाई है, जिससे कि उससे इतने घंटे की सेवाएं ही ली जा सकती हैं और यह मिनिमम वेजेज दिया जाएगा, ठीक है। आने वाले कल में क्या है, जो ओला, उबर और स्विगी ये सब है ना, ठीक है, गिग इकोनॉमी के अंतर्गत कर्मचारी कहे जाते हैं, इनके भी अभी क्या है, सोशल, ठीक है, इनको भी एक सामाजिक इंश्योरेंस की बात चल रही है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना। अगला देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊपर वाली लाइन से ज़्यादा क्या है, ये कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। राज्य की जिम्मेदारी है कुटीर उद्योगों का क्या करेगा, प्रोत्साहन करेगा। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है भैया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह गांधीयन विचारधारा इसमें है। किससे प्रेरित है ये, गांधीयन माने गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित है, इसलिए रट लेना भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जानते हैं आप राष्ट्रपिता हैं, जहाँ आ जाए तो रट लेना कभी भी। वैसे आप जब पेपर दे रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे उनका महत्व। अब यहाँ पर आप बहुत बार सुने हैं ना 143 आई लव यू, ठीक है। अब इसका आज आप इसका यूज करो पहली बार, ठीक है, इस पढ़ाई के क्षेत्र में। 43 माने लव यू को इस तरीके से आप यूज कर लो कि गांधी जी सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते थे, एक तो ग्रामीण अवसंरचना को ज़्यादा अच्छा, ग्रामीण स्तर पर सरकार लाना, ठीक है, ग्रामीण स्तर को ज़्यादा मजबूत करना, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा मजबूत करना। साथ ही साथ वो क्या कहते थे, वो कुटीर उद्योगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन कर देना चाहते थे। आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन के लिए क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे तो स्वदेशी मूवमेंट का ही जो कॉन्सेप्ट है आगे चल कर के बहुत ज़्यादा गांधीयन विचारधारा से प्रेरित भी होगा। आगे देख लीजिएगा, प्रयास। अच्छा, सरकार ने अनुच्छेद 43 का कोई यूज किया है क्या, तो किया है। मनरेगा या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2006, इसमें क्या है, इसमें यह है कि आप एक दिन की दिहाड़ी आपकी इतने से कम नहीं हो सकती, इतने रुपए से कम नहीं हो सकती। जैसे अक्सर देखेंगे हरियाणा का सबसे ज़्यादा मनरेगा की, ठीक है, एक दिन की आजीविका मिलता है। तो इसमें यही तो है, मजदूरों की जीविका हेतु यथोचित वेतन, तो इससे क्या करती है, एक मिनिमम वेतन तय करती है, ठीक है। तो ये पेपर में आ सकता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहेगा कि मनरेगा एक्ट 2006 किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आप बता देना अनुच्छेद 43, या कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन किससे दिया जाएगा 43, गांधीयन विचारधारा किस में दिखती है तो 43 और 40 में, ठीक है, पंचायतों के गठन। अगला देखिए, अनुच्छेद 43 का क या ए, जब भी बाद में क या ए है इसका मतलब अमेंडमेंट के द्वारा किया गया होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 43 के क में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे रट लो भाई, ठीक है। इसमें यह है कि कर्मचारियों का जो कंपनी है या औद्योगिक संस्थान है उसके जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसमें कर्मचारियों का क्या किया जाए, समायोजन किया जाए। अच्छा, आपसे पूछा जाए क्यों ऐसे, जैसे कंपनी में अगर कर्मचारियों को भी आप मैनेजमेंट कंपनी से संबंधित क्या किसको सैलरी देना चाहिए, किसको किस तरीके का अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरीके के जो है पेंशन भत्ता इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए, या वर्किंग कंडीशन कैसी है कैसी नहीं, उसके संबंध में विधि का निर्माण करने के लिए किसी इंडस्ट्री के अंतर्गत क्या होना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विचार लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समावेशी विधि का निर्माण होगा, ठीक है। इसीलिए क्या है, इसमें लिखा है कि ऐसी मैनेजमेंट कमेटी में कर्मचारियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन कंडीशन में काम करने की स्थिति बने और उनका ग्रोथ हो, तभी तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। यह राज्य की ड्यूटी है, ऐसा करे, ठीक है। यह किस में है, अनुच्छेद 43 के क में या ए में। 44 क्या कहता है, तो 44 कहता है समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या है, कॉमन सिविल कोड का मतलब है कि क्रिमिनल मामलों को नहीं,
बल्कि जो सिविल मामले, क्रिमिनल मामले में तो ऑलरेडी वैसे भी क्राइम करने का, जैसे किसी ने जो है किसी की हत्या कर दी, तो हत्या कर दी, ठीक है, तो वो चाहे मुस्लिम धर्म से हो, चाहे हिंदू धर्म से हो, चाहे पारसी, चाहे जिस भी अन्य धर्म से हो, उसके साथ 302 का मुकदमा चलेगा और उसे आजीवन या फांसी की सज़ा ही होगी। लेकिन सिविल मामले होते हैं जो, उसमें ढेर सारे क्या है उनमें, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ठीक है, जो हदीज और कुरान इत्यादि के आधार पर क्या है, हदीज माने उनकी जो कानूनी विधि, उसके अनुसार जो है थोड़ा उस बात का ध्यान रख करके निर्णय दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हिंदू में है, तो इसीलिए उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जो आज मांग चल रही है कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए, जैसे खास करके देखेंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम है, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार क्या है, आप समझ जाएंगे कि कोई भी हिंदू क्या है, एक ही शादी कर सकता है। अगर एक शादी से दूसरी करता है इलीगल माना जाएगा जब तक कि उसका डिवोर्स नहीं होता है। जबकि आप देखेंगे मुस्लिम धर्म में क्या है, वो 4 शादियां कर सकते हैं, वैलिड है। क्यों? क्योंकि वो हदीज के अनुसार है। समझ गए ना? तो कहने का मतलब ये है कि सिविल जो मामले हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ऐसा वहाँ पर बाध्यकारी नहीं कि आप एक ही शादी कर सकते हैं, ये समझ गए होंगे। तो आज इसी की मांग हो रही है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। क्या देश में कहीं कॉमन सिविल कोड नहीं है? तो आज़ादी के पहले से गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर आज़ादी के पहले से। अच्छा, अब इस समय और कोई राज्य है क्या? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड एकमात्र राज्य हुआ जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात या मांग चल रही है। इसकी न्यू मैं आपको बता दिया था, ठीक है। पहले लेक्चर में आप जाएंगे तो चार्टर एक्ट 1773 का जो चार्टर एक्ट आया है वारेन हेस्टिंग के समय, उसी समय न्याय व्यवस्था में क्या है मेंशन कर दिया था उसने कि हिंदू के मामले हिंदू के रीति रिवाज के अनुसार सुने जाएंगे, प्रायोरिटी दी जाएगी, मुस्लिम को मुस्लिम से। वहीं की खाई आज तक नहीं भर पाई, मैं वहाँ भी बताया था, यहाँ भी बता दिया। अनुच्छेद 45 देख लो, रटा होना चाहिए। अनुच्छेद 45 ये कहता है 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ उनका स्वास्थ्य, पोषण इत्यादि की भी बंदोबस्त या व्यवस्था करेगा कौन? बोलिए जल्दी। राज्य, माने राज्य की ड्यूटी है। क्या ऐसा राज्य करता है क्या? हाँ करता है। देखे होंगे आप, ठीक है, आशा वर्कर होती हैं गांव में जो चाइल्ड केयर के लिए ही उनको जो है भेजा जाता है या तमाम तरह, उनके माध्यम से आप देखे होंगे कि काफ़ी पोषण युक्त जो है भोजन गांव में प्रसूति महिलाओं मतलब माताओं को, या जो प्रेग्नेंट वुमेन है या जो छोटे जिनके घर में बच्चे हैं अभी, ठीक है, उनके यहाँ क्या है तमाम तरह के फूड जैसे ओट्स हो गया, दलिया हो गया, इस तरीके की चीज़ें सरकार बंटवाती है। वो अलग की बात है कि ढेर सारी जगहों पे आशा वर्कर जो हैं या अन्य जो कर्मचारी हैं वो खुद खा जाते हैं, अपने नात रिश्तेदारों में बांट देते हैं। ढेर सारी पंजीरी जब आया करती थी तो मैंने देखा बोरा बोरा क्या है लोग भैंस को खिलाने के लिए बेच रहे थे, ठीक है। ये देखो, ये व्यक्तिगत चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें तो है ही हैं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं हैं लोग, ठीक है। तो इस तरीके से उनके स्वास्थ्य और पोषण की व्यवस्था करेगा और करता है या प्रयास करता है, सभी लोग ऐसे नहीं होते। अनुच्छेद 46 या 46, इसमें क्या है कुछ विशेष वर्गों, ध्यान से सुनना, कुछ विशेष वर्गों जैसे SC ST जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की क्या करेगा सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। लेकिन आपको मैं सिखाता हूँ बार बार कि देखो यहाँ पर राजनीतिक शब्द का प्रयोग नहीं किया। राजनीतिक अगर लिख देता तो फंडामेंटल राइट वाली बात इसमें आ जाती। राजनीतिक की बात मत लिखना, यहाँ पर आर्थिक और शैक्षणिक ही हो, सामाजिक और आर्थिक ही हो सकता है और शैक्षणिक चीज़ें सामाजिक में ही आती हैं। तो अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? SC ST या कुछ जो है पिछड़े वर्ग के लिए है। अनुच्छेद 47 क्या है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, बहुत आता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो भी पदार्थ हैं, मादक पदार्थ हैं इत्यादि के वितरण, सेवन, ठीक है, माने बिक्री, वितरण, सेवन इत्यादि पर क्या करेगा राज्य प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। आज मैं देखता हूँ अभी
एक जगह मैं वॉकिंग कर रहा था तो वहाँ दो लोग जो है बैठ करके, ठीक है, बात कर रहे थे किसका, किंग कोबरा के, ठीक है, वेनम की बात कर रहे थे नशे के रूप में। तो आज यह बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, अफीम, गांजा, चरस, कोकीन, ढोढा, ठीक है, और ये किंग कोबरा, रसेल वाइपर के वेनम, ठीक है, ये सब आज क्या है, बहुत कॉमन चीज़ें हो गई हैं, नशा के रूप में हर जगह मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे हैं। तो इन सब स्वास्थ्य के लिए जो भी ये हानिकारक मादक पदार्थ हैं, ठीक है, उनको प्रतिबंधित रोकने का प्रयास राज्य की जिम्मेदारी है और सरकार निरंतर इस पे काम कर रही है। आप देखे होंगे पंजाब की तरफ क्या है, पंजाब की तरफ ड्रोन से निगरानी बाकायदा की जा रही है, और हालांकि ड्रोन से ही क्या हो रहा है, पायरेसी भी हो, मतलब मटेरियल पाकिस्तान से इस साइड मादक पदार्थ गिराया भी जा रहा है। चलिए आगे देख लीजिए अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, कृषि एवं पशुपालन के लिए आधुनिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेगा राज्य। राज्य की यह जिम्मेदारी है। तो क्या ऐसा विकास कर रहा है क्या, ठीक है। अब हम लोगों की गवर्नमेंट सर्विस के दौरान जो है, ट्रेनिंग के दौरान पशुपालन वाले भी आए थे, तो वो लोग भी ढेर सारी ब्रीड की गाय के थारपाकर हो गई, गिरी हो गई, ठीक है, साहिवाल हो गई, इस तरीके के मतलब ढेर सारे पशुओं की वैरायटी और उनके उत्थान, अच्छा व्यापार, बिजनेस, इससे रिलेटेड भी हम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इससे ये है कि जब आप गवर्नमेंट में आ गए तो राज्य के ही पार्ट आप धीरे धीरे हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका भी सहयोग लेगी सरकार, ताकि आप रिकमेंड कर सकें ग्रामीणों को कि आप इस तरीके की नस्ल का आप जो है पालन करिए, ये वैज्ञानिक तरीके की, इसमें बीमारी नहीं होगी और यह अच्छा दूध देगी, अच्छा मांस देगी, अच्छे अंडे देगी, ठीक है, इस तरीके की बात, ठीक है। तो कृषि एवं पशुपालन के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना जिम्मेदारी है। तो सरकार क्या कर रही है, क्या तो करती है। जैसे आप देखेंगे इस समय आधुनिकीकरण के लिए 2000 लगभग 2000 करोड़ रुपए मिशन मौसम के तहत लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या है, आपदा के साथ साथ क्या है, कृषि संबंधित डेटा का भी आसानी से एनालिसिस करके मौसम के अनुसार किसानों को जानकारी दी जा सकेगी। या ढेर सारे पोर्टल चल रहे हैं इस समय, किसान डीडी किसान चैनल हो गया, ठीक है, ये सब आधुनिकता के लिए है। हाँ चलिए 48 का क, ये 48 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे रट लेना। क्या है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये पर्यावरण से कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में जब भी पर्यावरण से संबंधित कोई प्रश्न हो, स्टेटमेंट हो, उस पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और महिलाओं से संबंधित कोई प्रावधान है तो भी उस पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जब तक आप सर्विस में नहीं जा रहे या तैयारी कर रहे हैं तब तक के लिए। और उसके बाद भी अगर आप अच्छे नैतिक कर्तव्य वाले नागरिक बनना चाहते हैं तो इनका संरक्षण, इनके बारे में हमेशा आपके जहन में होना चाहिए। 48 की क की बात करें तो ये कहता है कि वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा तथा पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। क्या राज्य ऐसा कर रहा है क्या? राज्य बिल्कुल कर रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना, वन संरक्षण अधिनियम 80, जल संरक्षण अधिनियम 1974, टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट 1973, ठीक है। इस तरीके के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हो गया। इस तरीके से वेटलैंड को संरक्षित करना, वेटलैंड को नम भूमियों के लिए, ठीक है। तो ये सारे प्रावधान कर रही है सरकार, किसके लिए? राज्य की जिम्मेदारी है तो अपनी जिम्मेदारियों के अंतर्गत ही कर रही है ना। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, तमाम तरीके के प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, इस तरीके से। अगला देख लीजिएगा आर्टिकल 49, ये क्या कहता है? जितनी भी हमारे हमारी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, कलात्मक संरचनाएं हैं, उनका संरक्षण करना राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है, ठीक है। जैसे हम्पी का जो अवशेष है, विजयनगर का हम्पी का जो अवशेष है वो क्या है? भग्नावशेष है, टूटा फूटा हिस्सा है, लेकिन वो विश्व धरोहर है हमारे देश में, इसलिए उसका संरक्षण करना क्या है? राज्य की जिम्मेदारी है, और राज्य करता भी है। आप देखे होंगे ढेर सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स को क्या कर रही है, ठीक है, उसे प्रिजर्व कर रही है हेरिटेज के लिए। जैसे एडाप्ट
हेरिटेज योजना चलाती है, ताकि एक हेरिटेज को आप गोद लीजिए, उससे अर्न भी करिए और उसका संरक्षण भी हो। तो ये उसका प्रयास करती है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर लिखा हो दो ऑप्शन, एक लिखा हो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण और एक लिखा हो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कौन सा आप टिक करोगे, है ना। तो आप खोपड़ी खोल करके अगर पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि कार्यपालिका ही क्या कर सकती है, न्यायपालिका के अधिकार को अद्यतन कर सकती है, माने कम कर सकती है, ओवर राइट कर सकती है, ओवर कम करने का प्रयास कर सकती है। इसलिए कार्यपालिका से क्या करना चाहिए, न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। अनुच्छेद 51 देख लीजिए, इसमें है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते को क्या करेंगे, संरक्षण प्रदान करेंगे। इसका क्या मतलब है, व्यवहारिक आप सोचो, जैसे आप देखेंगे तीस्ता जल समझौता, जैसे आप देखेंगे तीस्ता नदी जल समझौता जो भारत और किसके बीच में है, भारत और भूटान के बीच में है। तीस्ता नदी निकलती तो जेमू हिमनद से है, सिक्किम से, तो भूटान से ही होना चाहिए। ठीक है, और भारत से है तो जो बंगाल है, बंगाल की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उससे क्या करेगा, ऐसे संधि और समझौते को आहत नहीं करेगा जिससे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन गड़बड़। जैसे 1960 में हमारा सिंधु नदी जल समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो अब वहाँ पर जो, अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया कश्मीर, वहाँ मतलब कश्मीर जो राज्य विधानसभा होगी, विधानमंडल होगा, उसके द्वारा कोई ऐसे कृत्य या ऐसे कोई आदेश या ऐसा कोई कार्य नहीं करना होगा, ये उसका नैतिक कर्तव्य है जिससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते क्या हो, किसी भी प्रकार से प्रभावित हो रहे हों। ठीक है, यह 1 नंबर की बात है, इसीलिए 51 में लिखी है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं मूल कर्तव्य के बारे में। ठीक है, अभी डीपीएसपी पढ़ा 36 से 51 तक, अब हम पढ़ने वाले हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी का से संबंधित पृष्ठभूमि आप देख लीजिए कि क्या पृष्ठभूमि है। तो इस पृष्ठभूमि में 4-5 पॉइंट है। देखिए, यह मूल संविधान में क्या इसका उल्लेख था, फंडामेंटल ड्यूटी का मूल कर्तव्य क्या मूल संविधान में उल्लेख था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। अगला देख लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से प्रेरित है, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से प्रेरित है, तो सोवियत संघ रूस से, सोवियत संघ रूस से प्रेरित है। अब देख लीजिए, इसका आधार या इसकी सलाह, माने किसके आधार पर, भारतीय संविधान में तो मूल में था नहीं, तो बाद में जोड़ा गया, तो किसके रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया, किसकी सलाह पर जोड़ा गया, किसके आधार पर जोड़ा गया, तो एक रिपोर्ट के आधार पर जोड़ा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के बाद जो है, इसे सरकार ने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ दिया। ठीक है, अगर कहा जाए तो इसका प्रावधान कब किया गया, जब जोड़ा गया है बाद में, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अगर कहा जाए कि यह प्रेरित कहाँ से, सोवियत संघ रूस से, बता ही दिया। ठीक है, अगला देख लीजिएगा, उल्लेख कहाँ से कहाँ तक में उल्लेख है इसका, तो भाग 4 का क या ए में अनुच्छेद 51 का क आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य का उल्लेख है। अब हम देख लें कि वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं हमारे संविधान में उल्लिखित, तो टोटल 11 हैं। जबकि जब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा रिकमेंडेशन पे स्वर्ण समिति के कहने पर जोड़ा गया, तो सबसे पहले केवल और मात्र केवल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बट हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में क्या है, 11 कर्तव्य हो गए। इसका मतलब 10 के बाद 11वें नंबर का कोई मौलिक कर्तव्य होगा जो बाद में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया होगा, जो पिछली क्लास के फंडामेंटल राइट में पढ़ा चुके हैं 86वें संविधान 2002 के द्वारा। ठीक है, वहाँ लिखा था, मैंने कहा था कि आगे नहीं बताऊँगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब 10 जो कर्तव्य हैं, हाँ, इस कर्तव्य को पढ़ते वक्त मैं आपको बताता हूँ क्या आपको ध्यान रखना है। इसकी एक एक लाइन, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन पे अच्छे से रट लेना। ठीक है, जैसे प्रस्तावना को आप रटे हैं,
A to Z ऐसे इसको भी रटना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा आता है ये सवाल एग्जाम्स में, ठीक है। पहला देख लीजिए क्या है। पहला ये है कि संविधान तथा उसके आदर्शों का, किसका, संविधान तथा उसके आदर्शों का और संवैधानिक संस्थाओं का पालन करेंगे और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करते हैं, क्या करें आप, आदर करें। क्या करें, आदर करें। एक बात ध्यान से समझना, जो ये ड्यूटी है, ठीक है, वो एक तरीके से आपका मोरल ऑब्लिगेशन है, एक नैतिक क्या है, प्रतिबद्धता है आपकी, आपसे उम्मीद की जाती है। हालांकि आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, तो कोई आपको फांसी नहीं चढ़ा देगा। जैसे एक तरीके से एक नैतिक ऑब्लिगेशन है कि आप अपने माता पिता को बुजुर्ग होने पर सेवा करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो आप पर कोई फांसी की सज़ा नहीं होगी। जैसे अक्सर आप देखते होंगे आज के समय में बहू क्या है, बहू माता पिता को सताने के बाद क्या है, उसके बावजूद भी उनके संपत्ति पर हक मांगती है, तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट कहती है कि आप उनसे ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। वो माता पिता से कहती है कि आपका, देखिए, आपकी एक मोरल ड्यूटी बनती है कि आप अपने बच्चों को संपत्ति दें, ठीक है, तो इसीलिए वो बाध्यकारी नहीं है, समझ गए ना, फंडामेंटल राइट नहीं है, ड्यूटी है। तो ये चीज़ समझते रहेगा। ऐसा कहा गया है कि आप उसका सम्मान करें और उसे आदर करें, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पर 2, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, संविधान का अनादर करने पर, राष्ट्रगान का अनादर करने पर, ठीक है, राष्ट्रध्वज का अनादर करने पर कार्रवाई यहाँ पर ड्यूटी के दृष्टिकोण से नहीं, अन्य जगह से भी किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 9 है ना, नहीं अनुच्छेद 9 नहीं था, आई थिंक अनुच्छेद 10 है ना, जिसमें ये है कि अगर किन किन हालातों में आपकी नागरिकता बनी रहेगी, अगर राष्ट्र के, ठीक है, राष्ट्र की एकता अखंडता को गड़बड़ करते हैं, ठीक है, या संविधान में अनास्था कर दें, आस्था न रखें, तो आपकी नागरिकता चली जाएगी या नागरिकता समाप्त की जा सकती है। समझ गए ना, 9 नहीं है, आर्टिकल 9 में तो स्वेच्छा से जो है किसी नागरिकता ग्रहण करने से आपके देश की नागरिकता चली जाएगी। अगला देखिएगा, दूसरे नंबर क्या है, दूसरे नंबर पे है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रहें और उनका पालन करें। तो ऐसे कौन से आदर्श हैं, जैसे, ठीक है, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, ये वो नारे हैं, वो विचारधारा है जो हमारे यहाँ स्वतंत्रता के दौरान, ठीक है, पॉपुलर था। वो आज हमें क्या है, एक नई एनर्जी देता है राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए, इसीलिए उसके अपने हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें, ठीक है, ऐसे आदर्शों का। तीसरे नंबर पे देख लीजिए क्या है, तीसरे पर यह है कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। माने आपका, हमारा क्या है, कर्तव्य है कि कोई हमारे देश में क्या है, अगर कोई गलत काम करने वाला है, ठीक है, तो हम उसे क्या करें, अपना नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो जल्दी सूचना दे या जितना हो सके हम उसे रोकने का प्रयास करें। चार देख लीजिए, चौथे नंबर का क्या है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ठीक है। तो सामान्यतः देश की रक्षा करें, लेकिन अगर जैसे युद्ध काल आ जाए, है ना, युद्ध किसी से हो जाए, तो अगर आह्वान किया जाए तो आप क्या है, इजराइल की आर्मी की तरह क्या है, जी जान से पूरी दुनिया के बाहर भले वो लोग रहते हैं, लेकिन ऐसी बात होती है तो वही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां लोग युद्ध के बाद दुनिया अपना देश छोड़ करके लोग पलायन करते हैं, लेकिन एकमात्र वर्ल्ड का ऐसा देश है जहां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले इजरायली युद्ध के दौरान इजराइल में जाते हैं और सेवा देते हैं, ठीक है। इसीलिए वो छोटा सा देश क्या है, दुनिया में अपनी पहचान रखता है, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, 5वें नंबर का क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समानता, भ्रातृत्व की भावना का विकास करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के क्या है, विरुद्ध हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसी भावनाओं का क्या करिए, तिरस्कार करिए, ठीक है, जो समाज में क्या है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। एक जैसे आप
ये नैतिक कर्तव्य है। जैसे एक बहुत कॉमन सी चीज़ आप देखते होंगे गांव से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप गांव की चीज़ें समझते होंगे, ठीक है। गांव में जैसे आज भी क्या है, ढेर सारी बहुओं की इस बात से उनको मतलब प्रताड़ित किया जाता है या घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है कि उनसे द्वारा जो पैदा हो रहे हैं बच्चे, वो बच्चियां ही हो रही हैं, बेटा न होकर के बेटियां ही पैदा हो रही हैं। जबकि वास्तव में क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेटी जन्म लेगी या बेटा जन्म लेगा, वो डिपेंड करता है किसके, मेल के जीन पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप तार्किक हैं, आप वैज्ञानिक हैं, तो आप ऐसी प्रथा का क्या करिए, पुरजोर विरोध करिए, ठीक है, खंडित करिए। ये आपका नैतिक कर्तव्य है, या उसका त्याग करिए, ठीक है। तो ऐसी ढेर सारी, जैसे आप देखेंगे वर्तमान में, देखो फंडामेंटल ड्यूटी है, जैसे आप देखोगे हलाला, ठीक है। हलाला एक व्यवस्था क्या है, समाज में बहुत अच्छी नहीं, माने बहुत ही घटिया है एक तरीके से कहा जाए, ठीक है। जल्द ही आने वाले भविष्य में देखेंगे वो भी समाप्त हो जाएगी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की तरह, ठीक है। तो वो व्यवस्था क्या है, ऐसी व्यवस्थाओं का तिरस्कार किया जाना है आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, क्योंकि वो महिला सम्मान की क्या है, विरुद्ध है, ठीक है। और भातृत्व की भावना, अच्छा भातृत्व की भावना क्यों बढ़ाना है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रस्तावना में लिखा है ना, ठीक है, कि राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, दृढ़ संकल्पित। तो हम संकल्प लेते हैं कि भाईचारा बढ़ाएंगे ताकि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो सके। तो इसीलिए ड्यूटी भी है, अगर ड्यूटी आप करते हैं तो फंडामेंटल राइट भी मिलेगा और देश आपका विकास भी करेगा। अगला देख लीजिएगा, छठे नंबर का क्या है, छठे नंबर की है हमारी सामाजिक संस्कृति। हमारी सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को आप समझिए और उसका परिरक्षण करें। ऐसी कोई एक आप जो है सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा की बात आप बताइए, ठीक है। तो जैसे हम सूर्य का नमस्कार करते हैं, ये गौरवशाली परंपरा है, हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, ये गौरवशाली हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति का भाग है। इसी की ये बहुत ही आप महसूस करो इसको, क्योंकि ये क्या है, इससे छुआछूत की बीमारियां भी नहीं होती हैं, ठीक है, और हम सामने वाले को टच भी नहीं करते, ये हमारे संस्कार अच्छे हैं। इसीलिए कोविड-19 में पूरा देश इसे क्या है, एक कल्चरल वैल्यू मानता था, समझ गए ना। ऐसी सामाजिक संस्कृति और भी गौरवशाली है, जैसे आप पीपल के पौधे, ठीक है, या पेड़ों की पूजा करते हैं। उसका क्या मतलब है, आप भले भगवान मान के पूजा करते हैं, लेकिन आपकी ये गौरवशाली क्या है, एक संस्कृति है जिसमें आप प्रकृति में भी भगवान ढूंढते हो, माने प्रकृति की भी क्या है जो है उसमें भी जीव मानते हो। इसलिए आप धड़ल्ले से पेड़ नहीं काटते हो या धड़ल्ले से ऐसी जीवों की हत्या नहीं करते हो, ठीक है, जिससे क्या है इकोसिस्टम आपके देश का, आपकी संस्कृति का बैलेंस है। जैसे पूरी दुनिया कहती है कि भारत की अगर डाइट आज के ज़माने में फॉलो कर लिया जाए तो बढ़ती जलवायु परिवर्तन के दौर में भी क्या है पूरा विश्व बहुत शान से जो है जी सकता है, क्योंकि यहाँ की क्या है सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपराएं बहुत ज़्यादा हैं। अगला देख लीजिएगा सातवें नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है। यह हमारी ड्यूटी है कि प्रकृति क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत झील, वन और वन्य जीव आते हैं उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें। और देखिए यहाँ क्या लिखा, प्राणी मात्र के प्रति क्या है दया भाव रखें। प्राणी मात्र के प्रति क्या है दया भाव रखें, समझ गए ना। दया भाव का मतलब कैसे, जैसे आप देखेंगे गाड़ी से जा रहे, गाड़ी से जाते लोगों से क्या है, एक गाय या कोई एक जानवर टकरा गया, आप बाइक से जा रहे हैं, वो बहुत क्या है इंजर्ड हो गया है, ठीक है, तो आप में अगर दया, मतलब आपका जो ड्यूटी है वो दया है। अगर आप दया जैसी ड्यूटी को फॉलो करते हैं तो क्या है, आप एम्बुलेंस को फ़ोन कर देंगे, पशु विभाग को फ़ोन कर देंगे कि ये क्या है मवेशी या जानवर की स्थिति ऐसी है, आप जल्दी से पहुंच जाइए। और अगर आप ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं फॉलो करते हैं तो आपको कोई सज़ा नहीं दे सकता। आप मस्त बाइक का कान ऐठे और जा रहे हैं, बस इतना देख रहे हैं कि यार कुछ तो इंजरी हुई है, समझ गए कि नहीं। तो ये है प्राणी मात्र के प्रति क्या है। छोटी सी बात आप देखो, कभी कभी छोटी सी गलती की वजह क्या है, गोली मार देते हैं जानवरों को या डंडे से मार देते हैं, पैर टूट जाता है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को, पिल्लों को जो है मार देते हैं हमारे, ठीक है। गांव में भी एक घटना ऐसी हुई थी, तो उसका पैर में जो है
फंटी से बांधा और आज उसका पैर टेढ़ा हो गया है, छोटे से बच्चे का पैर तोड़ दिए थे। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। जीवों की भी ध्यान वो करना है, पर्यावरण की भी रक्षा करनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 8वें नंबर का जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है? ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करिए। और ये एग्जैक्ट ये सवाल आया था, ठीक है, प्री में। यहाँ पर देखो ये ज्ञानार्जन है, ऐसे एकदम शब्द लिख के आते हैं, शब्द आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी एकदम प्रिम्बल की तरह रखना पड़ेगा आपको, काम नहीं चलता, ठीक है। सक्सेस बनना है तो कोई विकल्प मत यूज करो, ठीक है। पंख खोलो, दुनिया उड़ान देखती है। पंख खोलो, दुनिया उड़ान देखती है। धरती पे बैठ के क्या आसमान देखते हो, है ना, ऐसा कुछ है। तो इस तरीके से देख लीजिए, 9वें नंबर का जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ठीक है। हिंसा से दूर रहिए और जो पब्लिक जो है प्रॉपर्टी है उसे आप डिस्ट्रॉय मत करिए। नहीं तो अगर आप हमारे यहाँ हैं, बुलडोजर बाबा आदि योगी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ हैं, ठीक है, फिर तो सार्वजनिक संपत्ति को अगर आपने तोड़ा फोड़ा तो फिर जानते हैं आप, ठीक है। समता मूलक चौक पे जो है लखनऊ में बड़ी सी तस्वीर लगेगी और क्या होगी? वसूली होगी, वसूली और सिकाई ऊपर से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। आगे देखिए 10वां देखिए, व्यक्तिगत अथवा सामूहिक सभी गतिविधियों में उत्कर्षता की ओर बढ़ने का प्रयास करिए। आप लोग सैचुरेट हो जाते हैं ना, आपके मन में आता है अरे यार एक नौकरी मिल गई, अब बस करो भाई, अब जिंदगी जीना। अरे जिंदगी जीने के साथ क्या है, आप कुछ नया करते रहो। आपकी ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमेशा क्या है, उद्देश्य माने उत्कर्षता की ओर जाने का प्रयास करते रहो, ठीक है। हम यहाँ जो है गवर्नमेंट सर्विस में है, बावजूद इसके क्या है, जब समाज सो रहा है तब मैं साउंड क्लियर आए, शोर ना आए, इसलिए अब जा कर के 12:30 बजे से रिकॉर्ड करता हूँ, फिर 3 साढ़े 3 तक सोता हूँ, ठीक है। अगर मैं ड्यूटी में रहते ये कर सकता हूँ, तो अगर आप चाहें तो आप भी अपने जीवन को ऊंचाई की ओर, उत्कर्षता की ओर ले जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अगला देखिए 11वें नंबर का, जो मैंने कहा कि अगर 10 ही मूल कर्तव्य पहले थे तो अभी 11वें नंबर का अगर जोड़ा गया है, ठीक है, तो बाद में जोड़ा गया होगा। क्या जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद नहीं, देखिए अनुच्छेद 51 के 11वें नंबर का जो है फंडामेंटल ड्यूटी में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है। माने उनको शिक्षा देने का अवसर प्रदान करेंगे, दिन रात बच्चों को, बच्चियों को काम में नहीं लगाएंगे, कोई मतलब खुद काम करेंगे लेकिन उनको भी अवसर देंगे ताकि वो जो है अच्छी शिक्षा दीक्षा ले सकें। कब इसे जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब ध्यान से एक बार मैं आपको समरी कर देता हूँ, क्या क्या फोकस करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। पहले में देखो, पहले 2 में आदर्श हैं। पहले 2 में क्या है? संविधान और उसके आदर्श हैं। दूसरे में क्या है? राष्ट्रीय आंदोलनों से प्रेरित आदर्श हैं। तो 2 शुरू के 2 आदर्श हैं। तीसरा क्या है? तीसरा एकता, और देखो तीसरा में 3 चीज़ें हैं, संप्रभुता, एकता और अखंडता। 3 में 3 चीज़ें हैं, एकता और अखंडता और संप्रभुता बनाए रखना। 4 में क्या है? 4 में क्या है? चारों दिशाओं से जब भी देश का रक्षा की बात हो तो चारों दिशाओं में आप खड़े होकर के देश की क्या करें? रक्षा करें। और किसी भी दिशा में आप हों, अगर बुलाया जाए, आह्वान किया जाए तो चारों दिशाओं से आकर के एक होकर के राष्ट्र की क्या है? सेवा में लग जाइए। तो चौथे नंबर का आपको याद हो जाएगा। 5वें की बात करें, ठीक है, 5वें की बात करें तो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए क्या होना चाहिए? भ्रातृत्व की भावना, समरसता की भावना होनी चाहिए। ये कब होगा? जब 5 अंगुलियां फैली होंगी तब नहीं होते हैं। जब हर जाति, धर्म, मत, मजहब, क्षेत्र के लोग अगर एक मुट्ठी की तरह बंद हो जाएं, एक साथ आ जाएं,
5वें नंबर पे आ जाएं, 5 माने 5 अंगुलियां एक साथ एक बंद मुट्ठी में आ जाए तो ये समरसता, एकता और अखंडता या भातृत्व की भावना है, ऐसी प्रथा, ठीक है, मतलब ये चीज़ें आएंगी 5वें में। वो अलग से एक बात है कि जो स्त्रियों का क्या है, सम्मान के जो विरुद्ध हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे 5वें में ही, ठीक। 6ठे नंबर की आप याद रख सकते हैं। 6ठे नंबर की क्या है, अब ऐसे याद कर लीजिए कि जो हमारी कल्चरल जो है वैल्यू है उसे क्या करेंगे, हम संरक्षित करेंगे और उसे बढ़ावा देंगे। 7वें नंबर पे क्या है, याद कर लो, 7वें में साथ साथ, ऐसे बोलो, 7वें में साथ साथ पर्यावरण, 7वें में साथ साथ पर्यावरण, 7वें में साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बस 8वें में देख लीजिए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ा दो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाओ, तार्किक हो, ठीक है। तार्किक होने से नए नए इनोवेशन आते हैं, ठीक है, नई नई विचारधारा का इमर्ज होता है और समाज में गतिशीलता आती है, जड़ता नहीं आती है, ठीक है। अगला देख लीजिएगा 9 नंबर में क्या है, याद कर लेंगे। 9 में नो 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 नो, अगर यूपी में है तब भी, कहीं और भी है तो भी नो नो, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नो नो, हाथ मत लगाना, तोड़ना नहीं, और हिंसा में मत लिप्त होना, हिंसा से दूर रहना, नो 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 नो, ठीक है। 10 से याद कर सकते हैं आप, ठीक है, 10 से याद कर सकते हैं। सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्षता की ओर, माने टॉप 10 की तरफ जाना है, माने 10 की तरफ जाना है, टॉप 10 की तरफ चढ़ते जाना, उत्कर्षता की ओर बढ़ते जाना है। 11वें नंबर का आपको याद करा चुका हूं, ठीक है। एक चीज़ इसमें और भी ध्यान रखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ये मैं लिखा नहीं हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा। एक जो लिखा है इसी के ठीक आगे लिख लीजिएगा, ये क, माने 51 के क में भी एक क, फिर ख, ठीक है, ग, इस तरीके से भी आ सकता है, या ए बी सी, जो 1 2 3 लिखा हूँ तो ए बी सी डी के रूप में भी आता है, ठीक है। ये सवाल आया है। 11वें नंबर का आप देखेंगे तो किस आर्टिकल के रूप में आएगा, ठीक है, तो ट ऐसे आएगा, 51 के क के ट में है, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाए, ट में अगर इंग्लिश में देखेंगे क्या आ जाएगा वो अलग हम बात कर लेंगे। अगला देख लीजिए, कुछ यूनिक पॉइंट है, ठीक है। तो यूनिक पॉइंट भैया इसमें तो आप छोड़ नहीं सकते। इसमें देखो मैंने बाइफरकेट कर दिया है, बहुत अच्छे से आपके लिए ड्राफ्ट कर दिया है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, इससे 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। तो एक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा गया है कि भारतीय संविधान की यह अनोखी विशेषता है। यह स्टेटमेंट किसने कहा था, यह स्टेटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर बात कहें, ठीक है, तो किसने कहा था, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर। किसने कहा है, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने। जबकि संविधान की आत्मा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो संविधान की आत्मा है, किसने कहा था, जी ऑस्टिन। वैसे आप जानते हैं संविधान की आत्मा क्या है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। किसने कहा था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के द्वारा, ठीक है, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह के द्वारा कहा गया था, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, संविधान की आत्मा, ठीक। आगे चलिए, तो जी ऑस्टिन ने कहा है। और आगे देखिए, यह एक ऐसा चेक है, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से। यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह के.टी. शाह ने कहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये राज्य की क्या है, जिम्मेदारी है, उनके ऊपर स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया गया है, ठीक है, कि आप इसको अपनी नीतियों में ऐसा लागू करेंगे। अरे राज्य नहीं करते हैं, ढेर सारे राज्य ऐसी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उनसे कहो तो कहते हैं हमारे पास संसाधन नहीं है अभी ऐसा करने का। तो इसका मतलब यही तो हुआ ना कि एक ऐसा चेक है जो क्या है, बैंक माने राज्य, राज्य अपनी सुविधा अनुसार उसे बजाएगा, अदा करेगा।